हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस सी श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर एक स्टेट बोर्ड में लगभग कॉमन है और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का भी सिलेबस है जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर में मेरे साथ रहते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ वो पूरा डीप में बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट पर क्लियर करूँगा क्यों कैसे हर एक प्रश्न का जवाब इस पूरे वीडियो लेक्चर में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ पूरे वीडियो लेक्चर में होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट का रीज़न देते हुए क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एमीटर का यूज़ सर्किट में करंट की इंटेंसिटी को मेज़र करने का होता है कि करंट कितनी फ़्लो हो रही है उसको पता करना होता है। और इसको सर्किट के साथ में हमेशा आप सीरीज़ में लेते हो, यानी किसी भी सर्किट में इसको सीरीज़ के रूप में लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह से यूज़ करें तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और अगर अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू करंट की निकल कर आएगी एमीटर को लगाने से उस वैल्यू में थोड़ा सा अंतर तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये अंतर को बिल्कुल ना के बराबर करके और एक्यूरेट वैल्यू, लगभग एक्यूरेट वैल्यू कैसे मिल सकता है जब हम एक गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा सर्किट लूँगा कि सपोज़ करिए कि आपके पास एक सर्किट है और वो सर्किट ये है कि दो रजिस्टार इसमें लगे हुए हैं, एक सेल है और इस रजिस्टार की वैल्यू R1 और इसकी R2 है। E इसका EMF है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इसका हमें करंट फाइंड करना हो तो बहुत इजी वे में E/R1 प्लस R2 कर देंगे तो हमको इसकी करंट मिल जाएगी। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर हमने इसके साथ इसमें करंट को मेज़र करने के लिए कोई एमीटर लगा दिया, और एमीटर अगर देखा जाए तो एक तरह का गैल्वेनोमीटर या धारा मापी होता है। तो अगर मैंने इसे लगा दिया तो R1 R2 रेजिस्टेंस तो इसका होगा ही होगा, इसके साथ इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो कुछ अलग होगी। EMF इसका E ही है। तो देखिए अलग क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस RA। आपने देखा रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब करंट डिक्रीज़ कर जाएगी। इससे ये पता चला कि जो एक्चुअल वैल्यू करंट का है उससे कुछ वैल्यू ये कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, चलिए ये भी निकाल कर देखते हैं। अगर मैं I माइनस I डैश कर दूं तो इसकी वैल्यू E/R1 प्लस R2 माइनस E/R1 प्लस R2 प्लस RA आ जाएगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो I माइनस I डैश इक्वल टू E इंटू RA अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ पर आपको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस RA।
ये वैल्यू आपको मिलेगी जब इसको माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर समझने की क्या बात है कि अगर ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर ये i इक्वल टू आई डैश हो जाएगा, यानी एक्यूरेट वैल्यू जो आनी चाहिए उसके इक्वल ये हो जाएगा। और ऐसे में अगर इस पूरे में देखा जाए तो ना तो आप E को 0 कर सकते हैं क्योंकि EMF ही नहीं होगा तो करंट किसका मेज़र करेंगे, और जिसके लिए करंट मेज़र करना है वो R1 R2 रजिस्टार है तो इसे भी 0 नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ ये 0 कैसे हो, तो सिर्फ एक रास्ता है कि RA की वैल्यू टेंस टू 0 होना चाहिए। इससे क्या पता चला कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह यूज़ करें तो उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम या 0 के इक्विवेलेंट हो, या यूँ कह लीजिए कि अगर एक आइडियल एमीटर की बात करूँ मैं तो आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 अगर होनी चाहिए तो किस तरीके से 0 करें। तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू 0 किया जा सके, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स लगा के इसको लगभग 0 की ओर ले जाया जा सकता है। यहाँ पर यही बात केवल समझने की है कि इसको 0 की ओर कैसे ले जा सकते हैं। तो देखिए कि कैसे हम इसे 0 की ओर ले जा सकते हैं। सपोज़ करिए कि यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब आप क्या करें, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक कोई छोटा सा रजिस्टार रख दें। अब छोटा सा रजिस्टार क्यों रख दें, इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। सपोज़ करिए कि मैंने RA की वैल्यू 10 ओम ले ली, ठीक है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का। अब अगर इन दोनों को पैरेलल में लिया है हमने जैसा बताया आपको पैरेलल में, तो इन दोनों का जब आप निकालेंगे रिजल्टेंट तो RA प्लस 1/S इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी इसका रिजल्टेंट अगर R डैश है तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। तो आपने देखा कि केवल और केवल 5 ओम कम हुआ, लेकिन ये 0 के इक्वल तो नहीं आया। अब ज़रा देखते हैं कि अगर S की वैल्यू को मैं 1 ओम ले लूँ, यानी जो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका मैं 1 ओम लेकर के देख रहा हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/R डैश। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो 11/10 या R1 इक्वल टू 10/11। यहाँ आपने देखा क्या हो गया, ये लेस देन 1 ओम हो गया। यानी आपने क्या देखा कि यहाँ जब हमने एक छोटा रेजिस्टेंस लिया, छोटा रेजिस्टेंस का मतलब ये कि S इक्वल टू 1 ओम, तो आपने क्या देखा कि 1 ओम से भी ये कम रेजिस्टेंस आ रहा है रिजल्टेंट का, यानी लगभग जो है 0 की ओर है। तो इस ओवरऑल एक्सप्लेनेशन से आपको क्या समझ में आया कि अगर हम गैल्वेनोमीटर में धारामापी में कोई बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर को पैरेलल में लगा दें, समझ रहे हैं, समांतर क्रम में लगा दें, तो आप देखोगे कि जो रिजल्टेंट मिलेगा रेजिस्टेंस का वो नियर अबाउट या अप्रॉक्स कह लीजिए 0 की ओर अग्रसर होगा। इट इज टेंस टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसके पैरेलल में एक वायर जो बहुत कम रेजिस्टेंस का हो उसे लगा देना चाहिए। इस वायर को बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। तो अगर आप इसके शंट लगा देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस शंट को लगाने का एक फ़ायदा और भी है। क्या फ़ायदा है कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, यानी जो स्केल होता है, उस स्केल में पूरी करंट अगर जाती है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए कि इसका जो रिजल्ट एक तरह से प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी करंट जितनी ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा अगर करंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्केल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने से कम ही करंट होगी, तो उसको वो जो है ज़्यादा डिफ्लेक्शन के नाते ज़्यादा मतलब कम मेज़र कर पाएगी। लेकिन अगर हम शंट लगा देते हैं तो कुछ करंट उससे भी होकर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से करंट कम जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। इससे क्या पता चला कि अगर डिफ्लेक्शन कम होगा तो जो स्केल उसका मैं बनाऊंगा उस स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा करंट को इनपुट किया जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं तो उसका रेंज बढ़ जाएगा। अगर शंट लगा देंगे तो कुछ करंट शंट से होकर जाएगी, जिसके नाते गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाएगी, तो उस कम करंट के जाने पर डिफ्लेक्शन जो होगा, अगर उसमें हम करंट की वैल्यू और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो इससे क्या पता चला कि रेंज उसका बढ़ जाएगा, परास बढ़ जाएगा। हालांकि सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन रेंज जो है इसका बढ़ जाएगा। तो अब देखिए कि मैं आगे आपको कैसे बताता हूँ कि इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे और साथ में इसके हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हुए एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में आप कन्वर्ट करोगे। आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक मैंने छोटा सा सर्किट दिखाया है। इस सर्किट को पूरा तो नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है। एक तरह से देखा जाए कि मेन सर्किट से करंट आई आ रही है। इस आई करंट के साथ आप देख रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। तो आप देखोगे कि यहाँ से करंट गई एंड इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। वन पार्ट ऑफ द करंट passes through from galvanometer and other या remaining current flows in S shunt। तो आपने क्या देखा कि ये पैरेलल में है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल करंट है उसका एक पार्ट ही इस गैल्वेनोमीटर में जाता है, पूरा का पूरा करंट इसमें नहीं जाता। तो अगर हम इसमें आई की रेंज को बढ़ा दें तो भी जो है गैल्वेनोमीटर में पूरा करंट न जाने से क्या होगा कि इसका डिफ्लेक्शन पूरा नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा करंट होगी तब ये पूरा जो है इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका शंट का एक फ़ायदा ये भी है कि वही करंट अगर केवल गैल्वेनोमीटर से होकर जाती तो फिर डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता और करंट की वैल्यू भी ज़्यादा नहीं मिलती। तो अब देखिए किस तरीके से हम लोग इसे बदल सकते हैं। यहाँ मैंने ये बताया कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G है, शंट का जो रेजिस्टेंस है वो आप देख रहे हैं S है। जो टोटल करंट ये मेज़र करने वाला है वो है I, यानी इस सर्किट का टोटल करंट, और जो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगी दैट विल बी IG। अगर मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालूं तो देखिए आपको बहुत इजी वे में V इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G, देख रहे हैं ऊपर गैल्वेनोमीटर का, इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S हो जाएगा। इसलिए ये इक्वल होंगे दोनों पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम कर दीजिए। इससे क्या है
S की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी हो जाएगा। तो अगर S फाइंड करना है तो इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आई जी फाइंड करना है तो देखिए आई जी कैसे फाइंड करेंगे। इन्हीं दोनों रिजल्ट से आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। इसको इधर ले आइए तो ये मिल जाएगा आई जी इंटू एस प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो यहाँ से अगर आप आई जी कॉमन लेते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा आई जी एस प्लस जी इज इक्वल टू एस इंटू आई, यानी आई जी इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। तो एक रिज़ल्ट ये भी मिलता है, जो मेनली फार्मूला हमारा ये है। इससे इन्हीं दोनों से हम लोग बहुत इजी वे में कोई भी वैल्यू इनमें से पूछी जाए तो निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए लेता हूँ कि मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है, ठीक है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है आई जी वो 10 मिली एम्पियर जा रही है, ठीक है, 10 मिली एम्पियर जा रही है। इसे मैं 0 से 6 एम्पियर तक करंट मेज़र करने वाले एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी उसकी जो रेंज होनी चाहिए एमीटर की वो 0 से 6 एम्पियर के बीच होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ दो फार्मूले हैं। कैसे बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना होगा। अब वो कितना लगाना होगा इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि S इक्वल टू आई जी की वैल्यू दी है 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10⁻³ अपॉन I माइनस आई जी, यानी I की वैल्यू 6 हो गई, माइनस 10 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी है, अपनी प्रॉब्लम में 15 है। यहाँ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो भी बहुत ना के बराबर चेंज होगा। इसलिए आम तौर पर ये वैल्यू हम लोग इसमें से माइनस करने की जगह इग्नोर कर देते हैं। तो अगर इग्नोर कर देंगे तो देखिए 10 इंटू 10⁻³ इंटू 15 अपॉन 6 कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, यहाँ भी 5 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 25, यानी 25 इंटू 10⁻³ ओम, या कह सकते हैं 0.025 ओम, यानी बहुत छोटा सा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको केवल कैसा भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाए, आपको केवल ये अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि इसमें हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे मैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट
एमीटर के में कैसे रूपांतरित किया जाता है, कैसे आप कन्वर्जन करते हैं गैल्वेनोमीटर से, ये समझ में आया होगा। यहाँ कोई भी वैल्यू मिसिंग हो, उस वैल्यू को बहुत आसानी से केवल इन दो फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम क्या है कि इस बार ये कहा गया कि एक एमीटर है, उस एमीटर में जब 5 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन होता है, 5 डिवीज़न समझ रहे ना, 5 भाग का, तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है। और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 40 ओम। साथ में ये कह रहा है कि अगर इसमें एक शंट 2 ओम का लगाया जाए और इसमें टोटल डिवीज़न 50 हो, यानी 5 डिवीज़न अगर है तो 1 मिली एम्पियर करंट और 50 डिवीज़न इसमें टोटल है, मान लीजिए, ठीक है। कितने डिवीजन्स हैं? 50 डिवीजन्स। तो बताना ये है कि इसमें रेंज क्या होगी करंट की, समझ रहे हैं? करंट की रेंज क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो आपने समझा कि 5 डिवीज़न में 1 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 डिवीजन्स हैं तो 50 डिवीजन्स में कितना करंट मिलेगी आपको, तो यूनिटरी मेथड लगाओगे 5 डिवीज़न में इतना तो 50 में कितना, तो जाहिर है कि आपको 50 मिली एम्पियर मिल जाएगा। ओके 50 नहीं मिलेगा, 10 मिली एम्पियर मिलेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 मिली एम्पियर इसमें आपको आईजी करंट मिलेगी। अब यहाँ पर हमको टोटल करंट आई फाइंड करना है। तो देखिए इससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आई जी 10 मिली एम्पियर यानी 10 × 10⁻³ एस की वैल्यू 2 ओम दिए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ओम + 40 × आई। अब ये आई हमें बताता है कितनी रेंज होनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आई = हो जाएगा 42 यानी 420 हो जाएगा -3/2। तो इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा आई = 0.21 एम्पियर की करंट मेज़र कर पाएगा, यानी जो इसकी रेंज होगी वो 0.21 एम्पियर की होगी। पूरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि पूरे डिवीज़न 50 हैं। 5 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन अगर होता है तो 1 मिली एम्पियर करंट मिलती है, तो 50 डिवीज़न में कुल कितनी मिलेगी, यानी जो करंट उस गैल्वेनोमीटर से जाएगी वो होगी 10 मिली एम्पियर अगर यूनिटरी मेथड से मैं निकाल दूं, और ये अगर आई हो गैल्वेनोमीटर से जाएगी तो आईजी हो गई। शंट का रेजिस्टेंस 2 ओम दिया ही है, गैल्वेनोमीटर का 40 ओम दिया ही है, सीधे सीधे इसमें से आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा इधर उधर करके प्रॉब्लम्स इसमें बहुत अच्छे बनते हैं, जिनको आप सॉल्व करेंगे तो 100% समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सके। और ये भी बता दूँ कि ये बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहा जाए आइडियल एमीटर का, आदर्श एमीटर का शंट का प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप 0 बोलोगे, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन
ज़ीरो आइडियल का लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो इसे शेयर करें, ढेर सारे लोगों में लाइक करें। थैंक यू।